हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास में एक बार फिर से हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। टॉपिक चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उसके फंक्शनल डेरिवेटिव्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने एस्टर्स के ऊपर काफ़ी सारी बातें करी थी। पूरी कोशिश की थी कि हमने एस्टर्स के सारे रिएक्शंस को एक क्लास में पूरा कर दिया जाए, लेकिन बात पूरी हो नहीं पाई थी। एक रिएक्शन बच गया। रिएक्शन का नाम है क्लेज़न कंडेंसेशन। इसको हम लोग आज सेपरेट क्लास में केवल और केवल क्लेज़न कंडेंसेशन हम लोगों को समझना है, और बहुत ही अच्छा रिएक्शन है। अच्छा ही हुआ कि बच गया। हम लोग इसको एक सेपरेट क्लास में पूरी तरह से अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो एस्टर्स का जनरल रिएक्शन क्या होता है? तुम कहोगे न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। ये हो गया अपना एक एस्टर, और कोई न्यूक्लियोफाइल आता है। न्यूक्लियोफाइल आ करके कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा। इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के पास पहुंचेगा। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, उस पर माइनस आया। न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कार्बन से बॉन्ड बना लिया। OR- यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन रिटर्न करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इस ग्रुप को तुम यहाँ से निकाल करके बाहर भेजो। ये एस्टर्स का जनरल रिएक्शन है, राइट। कभी कभी तुम्हें फील होता होगा कि एक ही चीज़ बहुत बार हम क्यों बताते हैं। तो जब हम कोई नया क्लास स्टार्ट करते हैं, अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, तो हम थोड़ा सा जो है बताना पसंद करते हैं। इससे मेरे को फील होता है कि हाँ, तुमको चीज़ें सही में आ रही हैं। जिन चीज़ों की ज़रूरत है डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए, वो चीज़ें तुम्हें आ रही हैं। पता चला तुम्हें ज़रूरी चीज़ आ ही नहीं रही है, तो तुम असली चीज़ समझोगे नहीं, और फिर कहोगे कि ख़राब क्लास गया। तो क्लेज़न कंडेंसेशन को समझने के लिए ये चीज़ इतना आते रहना ज़रूरी है। इतना याद दिला दिया कि न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन एस्टर्स का न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन ये एस्टर्स में होने वाला एक जनरल रिएक्शन है। तो क्लेज़न कंडेंसेशन के अंदर भी ये चीज़ हमको देखने को मिलेगी ना। इसी को क्लेज़न कंडेंसेशन मत समझ लेना, इसी को जो है क्लेज़न कंडेंसेशन मत समझ लेना। अभी क्लेज़न कंडेंसेशन आने वाला है। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन फिर इलेक्ट्रॉन रिटर्न करके डबल बॉन्ड बना लेगा, और ये ग्रुप निकल जाएगा। रिएक्शन इज कंप्लीट। हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा हुआ है। एल्डिहाइड और कीटोन जब पढ़ रहे थे तो एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा हुआ है। क्लेज़न कंडेंसेशन एल्डोल कंडेंसेशन के साथ बहुत सिमिलैरिटी रखेगा। तो बिफोर कमिंग टू क्लेज़न कंडेंसेशन, एक बार हम एल्डोल कंडेंसेशन भी तुम्हें पहले याद दिला दे, कि हम चाहते नहीं कि तुम दोनों रिएक्शंस को दो अलग अलग चीज़ समझ करके दो अलग अलग तरीके से डील कर लो, उसके बाद फिर दोनों में परेशान रहो। अगर एक तुमको आता है तो दूसरा तुरंत आ गया, दूसरे में कुछ खास है नहीं। अगर एल्डोल कंडेंसेशन तुम समझते हो तो क्लेज़न कंडेंसेशन में कोई दम नहीं है। लेकिन इस बात को इंश्योर कर ले कि हाँ, एल्डोल कंडेंसेशन तुम वैसा ही समझते हो जैसा हम चाहते हैं। तो देखो, अल्फ़ा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, गामा हाइड्रोजन, अल्फ़ा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है अल्फ़ा हाइड्रोजन कहते हो। बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है बीटा हाइड्रोजन कहते हो। गामा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है गामा हाइड्रोजन कहते हो। तो अल्फ़ा कार्बन से एक H+ निकाल दो। यहाँ का हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है, यहाँ से H+ निकालो। तो जब H+ निकालोगे तो कार्बन पर माइनस का चार्ज आएगा। ध्यान देना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया, इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया, H पर प्लस कार्बन पर माइनस। तो कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं, सो 2 इलेक्ट्रॉन जमा कर दिया। अब ये अल्फ़ा हाइड्रोजन ही क्यों एसिडिक है, बीटा हाइड्रोजन क्यों नहीं एसिडिक है? क्योंकि हाइड्रोजन निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आया है, इसको थोड़ा स्टेबल होना पड़ता है। अगर ये स्टेबल नहीं रहेगा तो तुम हाइड्रोजन को निकाल नहीं पाओगे। कार्बन को तुम इलेक्ट्रॉन दे रहे हो कि लो भाई थोड़ा इलेक्ट्रॉन रखो। तो जब कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर कार्बन नेगेटिव चार्ज को नहीं संभाल पाएगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं तुमसे। तो इलेक्ट्रॉन कार्बन तभी एक्सेप्ट करेगा जब वो नेगेटिव चार्ज को संभाल पाएगा। अब अकेले कार्बन होता तो न संभाल पाता, लेकिन बगल में ये C डबल बॉन्ड O है, इसके साथ रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस की वजह से कार्बन नेगेटिव चार्ज को संभाल लेगा, राइट। तो इस रेजोनेंस को तुम बनाओगे, बना लेना, राइट। नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा, और रेजोनेंस में जाएगा तो कार्बन से ऑक्सीजन पर पहुंच जाएगा, और दोनों मिलाकर के नेगेटिव चार्ज को संभालेंगे।
और यहाँ से H प्लस निकला, ये OH माइनस है, दोनों को मिला दो तो तुम कह सकते हो कि H2O बन करके बाहर निकल गया। यहाँ से H प्लस, यहाँ से OH माइनस, H2O निकल करके बाहर चला गया। ठीक, अब ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। ध्यान देना, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। एल्डिहाइड का अगला मॉलिक्यूल आया, एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं ना। तो एक मॉलिक्यूल को यहाँ पर पहुँचाया और कहा तुम थोड़ा रुको, दूसरे मॉलिक्यूल को लाए। दूसरे मॉलिक्यूल में C डबल बॉन्ड O पर फोकस करो, ऑक्सीजन पर है डेल्टा माइनस, कार्बन पर है डेल्टा प्लस। कार्बन को थोड़ा इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो ये कार्बन, इन सब एरोज को हटाओ, अपना इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है इधर बना लो, ऐसे बना लो। ये इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन को डोनेट कर देगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दोगे, ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा, इसको बाद में H प्लस दे दिया जाएगा तो ये OH बन जाएगा, लेकिन बाद में ही दिया जाएगा ना। ठीक, अभी नहीं देते हैं। तो CH3 CH2 CH2, फिर इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन पर माइनस आ रहा है, ऑक्सीजन पर माइनस, इसके साथ हाइड्रोजन है, उसको नीचे ऐसे क्लियरली जोड़ दो। और इस कार्बन के साथ ये CH, तो CH के साथ क्या क्या चीज़ें हैं, तो एक तरफ COH है, वो भी जोड़ दिया हमने, और इसके साथ एक तरफ ये CH3 CH2 है, वो इधर ऐसे जोड़ दिया, CH2 CH3। इसको H प्लस देना है, कौन देगा H प्लस? तो रिएक्शन जब हम कराते हैं तो हम लोग, ये OH माइनस कहाँ से आया, हम लोग डाइल्यूट NaOH एक्वस सोल्यूशन, मतलब पानी में बना हुआ सोल्यूशन है, या फिर डाइल्यूट KOH, कुछ ऐसा बेस ले लेते हैं, तो पानी रहेगा ही रहेगा, पानी का मॉलिक्यूल अपना H प्लस इसको दे सकता है। तो H पर प्लस, OH पर माइनस, ये अपने आप तो नहीं टूटेगा, लेकिन ऑक्सीजन को चूँकि H प्लस चाहिए, इसीलिए हाइड्रोजन को लेने खोज जाएगा कि चलो चल करके हाइड्रोजन को लाते हैं। तो जब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये इधर से निकल जाएगा, तो ये OH हो जाएगा। ठीक, तो रिएक्शन को तुम लिखोगे कि ये हो गया, ये इतना पूरा लिख दो और इसको OH कर लेना। ठीक, यहाँ पर कर लेना। तो ये अपना एल्डोल कंडेंसेशन है जो हम लोग जानते हैं। और ध्यान देना, अल्फा हाइड्रोजन निकालने से शुरू किया, अल्फा हाइड्रोजन निकाला, कार्बन पर माइनस आया, और कार्बन इलेक्ट्रॉन तभी एक्सेप्ट करेगा, माइनस कैसे आया कि तुमने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया, और कार्बन पर इलेक्ट्रॉन रखा तो कार्बन पर माइनस का चार्ज आया। कार्बन इलेक्ट्रॉन तभी एक्सेप्ट कर पाएगा जब नेगेटिव चार्ज यहाँ थोड़ा स्टेबल हो, नहीं तो कार्बन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो नेगेटिव चार्ज अकेले कार्बन को नहीं संभालना है, बल्कि दोनों मिलकर के रेजोनेंस करेंगे, नेगेटिव चार्ज कार्बन से ऑक्सीजन पर भी चला जाएगा। तो कार्बन ने नेगेटिव चार्ज संभाला थोड़ी देर के लिए, फिर दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करने में इस नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किया। इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके इसके साथ बॉन्ड बनाया, इस पर माइनस आया, ऑक्सीजन पर माइनस, और इसने H प्लस प्राप्त करके रिएक्शन को पूरा किया। चलो लिख ही देते हैं, CH3 CH2 CH2, फिर ये वाला कार्बन ऑक्सीजन के साथ H प्लस जोड़ दोगे, OH हो गया, ये H, फिर आगे ये वाली पूरी की पूरी कहानी लिख दी जाए। तो ये जो प्रोडक्ट बना तुम इसको कहते हो एल्डोल, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है, राइट। इसे तुम एल्डोल कहते हो। और यही फिर आगे और चलेगा। अब इस स्क्रीन पर जगह की कमी है तो हम अगले स्क्रीन पर ले नहीं जाना चाहते हैं। आगे और चलेगा तो यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। उसके लिए तुम्हें बेसिक मीडियम तो पहले से ही चल रहा है, उसी में तुमको हीट भी करना पड़ेगा। नहीं हीट करोगे तो यहीं पर रिएक्शन रुका रहेगा। हीट करोगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, रिएक्शन पूरा हो जाएगा। तो जब रिएक्शन यहाँ तक कराते हैं तो नाम देते हैं एल्डोल एडिशन। जब और आगे ले जाते हैं, पानी का मॉलिक्यूल निकालते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड बना लेते हैं, तो हम लोग कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक, सो एल्डोल कंडेंसेशन हम लोगों ने रिकॉल कर लिया कि उसमें क्या होता है। नाउ कमिंग टू द रियल टॉपिक ऑफ द डे, क्लेजन कंडेंसेशन पर हमें बात करनी थी। तो क्लेजन कंडेंसेशन में क्या होता है, हम लोग एक एस्टर लेंगे, कोई भी एक एस्टर ले लो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन रहेगा।
हम लोग सबसे कॉमन एग्जांपल इथाइल एसीटेट को चलो इस्तेमाल करते हैं। इसमें देखो ये कार्बन अल्फ़ा कार्बन है, इस पर अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अगर इसमें से एक H+ निकाल दिया जाए, H+ कैसे निकालोगे कि बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन कार्बन को दोगे, H पर प्लस कार्बन पर माइनस, तो यहाँ से H+ निकाल दिया तो देखो कार्बन पर माइनस आया, और माइनस ही नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं, तो CH2 COO C2H5। अब पीछे हम लोगों ने अभी तो डिस्कस किया कि इस पर माइनस आएगा, इलेक्ट्रॉन तुम इसको दे रहे हो, इस पर माइनस आएगा। ये इलेक्ट्रॉन तभी ले पाएगा, तभी लेगा जब इस माइनस के चार्ज की स्टेबिलिटी थोड़ी अच्छी खासी हो। तो अकेले कार्बन पर माइनस आ जाए तब तो स्टेबल नहीं होता, लेकिन ये कार्बन के साथ में C डबल बॉन्ड O है, तो दोनों में रेजोनेंस हो जाएगा। तो अभी जो निगेटिव चार्ज कार्बन पर तुमको दिखाई पड़ रहा है, वो निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके चला जाएगा ऑक्सीजन पर। तो CH2 डबल बॉन्ड C, O पर माइनस, O C2H5। तो अब ऑक्सीजन पर कार्बन पर आता जाता रहेगा, तो दोनों मिल करके निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर ले जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसको समझना और ध्यान रखना बहुत ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि यही रिएक्शन का असली बेस है। यहीं से रिएक्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और यहीं से रिएक्शन आगे बढ़ेगा। तो हमने क्या किया, हम यहाँ से हाइड्रोजन एक H+ आयन निकाल लिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन निकाल लिया, तो ये मिल गया हमको। हाइड्रोजन आयन निकालोगे कैसे, हमें कुछ अच्छा खासा बेस चाहिए, तो हमें कुछ बेस इस्तेमाल करना होगा, राइट। चलो कोई बेस इस्तेमाल कर लेते हैं, सोच लेते हैं क्या इस्तेमाल करेंगे। तो बेस ने किया क्या, यहाँ से हाइड्रोजन आयन निकाल लिया, कार्बन पर निगेटिव चार्ज बना, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करने जा रहा है। अब ये एस्टर के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ देखो रिएक्शन करेगा। इसी एस्टर का एक मॉलिक्यूल यहाँ तक पहुँचाने के बाद कहेंगे थोड़ा वेट करो, अभी दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, तब रिएक्शन आगे बढ़ेगा। तो ये देखो आ गया दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक। अब ये जो अपना एनायन बना है, इसको यहाँ पर ऐसे लिख दो, इसी एनायन को लिख रहा है ना, कुछ नया चीज़ नहीं लिख रहा है, इसी एनायन को लिख दिया यहाँ पर। अब ये एनायन न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, ये गया C डबल बॉन्ड O के साथ रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन तुम ऑक्सीजन पर पहुँचाओगे, एज अ रिजल्ट CH3C, इलेक्ट्रॉन तुमने दिया ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन पर माइनस, ये चीज़ वैसे ही लिख दो। फिर ये जो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है ये एनायन, इसको इस कार्बन से जोड़ना है, जोड़ दो, CH2COO C2H5। अब एस्टर्स के साथ क्या जानते हो, न्यूक्लियोफाइल आएगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दोगे, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन फिर से वापस करेगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इनमें से किसी न किसी को अब निकल करके जाना होगा, ठीक। ये तो बेचारा अभी आया है, इसको क्या भगाना, इसको रहने दो, या तो इसको बाहर निकालो या तो इसको बाहर निकालो। एल्किल ग्रुप्स अच्छे लिविंग ग्रुप होते नहीं, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग नहीं पाएगा, क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, वो स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। और इधर से जब ये भागेगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये थोड़ा स्टेबल रहेगा, इसीलिए यही निकलेगा और यही बाहर जाएगा, और रिजल्ट में CH3C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ठीक। ये डबल बॉन्ड हो गया। फिर ये सारी चीज़ें थोड़ा सामने लिख दो, थोड़ा अच्छा गुड लुकिंग फैंसी अच्छा दिखेगा। और बाहर क्या निकला, OC2H5 माइनस, तो OC2H5 माइनस, ये रिएक्शन पूरा हो गया। इसी को तुम लोग कहते हो क्लेजन कंडेंसेशन, कि एस्टर के दो मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल से न्यूक्लियोफाइल बना लिया, यहाँ से हाइड्रोजन आयन निकाला, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और इसको ले जाकर के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराना और रिएक्शन को ऐसे पूरा कर लेना। बेस का कौन सा बेस यहाँ पर हम लोग लेंगे, इसको भी हम लोगों को थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा, लेकिन रिएक्शन को समराइज कर लिया जाए थोड़ा। एक पेज यहाँ पर खाली छोड़ते हैं ना, पीछे आकर वापस फिर से डिस्कशन करेंगे। खाली पेज छोड़ा कि नहीं, यस, एक पेज खाली छोड़ दिया, पीछे चल करके फिर से डिस्कशन करेंगे। तो देखो ये हो गया अपना एस्टर का एक मॉलिक्यूल,
और ये हो गया एस्टर का दूसरा मॉलिक्यूल जिससे हम लोगों ने एनायन बना लिया है। इन्हीं दोनों के बीच में टोटल रिएक्शन होना है। ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल में से H+ निकाल करके एनायन बना लिया है। ये जाएगा यहीं पर रिएक्शन करेगा और इसको यहाँ से निकाल देना है। इतना ही चीज़ मन में रखो तो कितनी आसानी से देखो ये रिएक्शन पूरा हो जा रहा है। इसको तो हमने हटा दिया ना, इस कार्बन के साथ ये वाला पार्ट जोड़ दो, CH2CO OC2H5। तो ये रिएक्शन पूरा हुआ और ये बाहर निकल गया तो ये बन गया C2H5O-। और डेफिनेटली रिएक्शन यहाँ से नहीं स्टार्ट हो रहा है। अगर हम थोड़ा सा स्कीम को और अच्छा बना दे तुम्हारे लिए, तो ये कहाँ से आया है, तो एस्टर का एक और मॉलिक्यूल हुआ करता था और एस्टर के इस मॉलिक्यूल को हम लोगों ने किसी बेस के साथ ट्रीट किया तो यहाँ से H+ बाहर निकला और वो H+ बाहर निकलने के बाद कार्बन पर माइनस आया और ये न्यूक्लियोफाइल का काम करते हुए दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन किया। इसको यहाँ से हटाओ, इसको इसमें जोड़ो, रिएक्शन कंप्लीट। इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं इथाइल एसीटोएसीटेट। इथाइल एसीटोएसीटेट ये इसका नाम है। और ध्यान से देखा जाए तो इधर एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा पोजीशन पर कीटोन है तो हम कहेंगे इट इज अ बीटा कीटो एस्टर, कि एक बीटा कीटो एस्टर है। तो जब भी क्लाइजन कंडेंसेशन होगा इसी तरह से एस्टर के दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे, बीटा कीटो एस्टर बनेगा। क्लाइजन कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एस्टर के पास अल्फा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो फिर ये न्यूक्लियोफाइल एनायन न्यूक्लियोफाइल जो बना है ये कैसे बनाओगे। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ होना चाहिए, बिना अल्फा हाइड्रोजन के रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तभी रिएक्शन होगा, तभी यहाँ पहुँचोगे, तभी इसके साथ रिएक्शन करेगा, तभी ये चीज़ें होंगी। तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें होना चाहिए। जिन एस्टर्स में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो जो है क्लाइजन कंडेंसेशन में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एक और एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं। सपोज अपने पास ये वाला एस्टर है CH3CH2CO OC2H5 कर दिया। देखो यही है ना अल्फा कार्बन बीटा कार्बन। यहाँ से इसको बेस के साथ ट्रीट करेंगे, यहाँ से H+ बाहर निकालोगे, कार्बन पर माइनस आया, अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव करेगा और अब इसी एस्टर का एक दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया, इसी एस्टर का एक दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया, ये आएगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास पहुंचा, वापस आया और ये यहाँ से निकल गया। जब ये निकल गया तो करना क्या, ये सब यहाँ से हटाओ और इस पार्ट को ला करके इसमें जोड़ दो। तो पूरा रिएक्शन जब हम लोग लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं CH3CH2 C डबल बॉन्ड O। ठीक, ये तो निकल करके बाहर जा रहा है, हटाओ इसको। और CH, इसी को ला करके इस कार्बन में जोड़ना था CH, इसके इधर क्या है और इसके इधर क्या है, दोनों को इसमें जोड़ो, COOC2H5 और CH के साथ ये CH3 भी मिथाइल भी लगा हुआ है, इसको इधर ऐसे लिख दो। फिर से देखो ये अल्फा कार्बन, ये बगल में बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन पर कीटोन ग्रुप है तो अगेन इट्स अ बीटा कीटो एस्टर। इसी रिएक्शन का साइक्लिक वर्जन भी होता है। ये तो ओपन चेन वर्जन तुम देख रहे थे, साइक्लिक वर्जन जैसे एक बड़ा मॉलिक्यूल रहे, एक बड़ा मॉलिक्यूल रहे, इस बड़े मॉलिक्यूल में दो एस्टर फंक्शनल ग्रुप लगे हुए, यहाँ पर कुछ भी R लिख दो, दो एस्टर फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो करो क्या, इसका रिएक्शन किसी बेस के साथ करा लो, कोई बेस चुनो। इसमें कुछ भी ऐसा वैसा बेस नहीं ले सकते, बेस का सिलेक्शन भी बहुत ध्यान से करना होगा, उस पर भी हमें बात करनी है। इसीलिए हम हर जगह बेस 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 बोल करके आगे निकल जा रहे हैं, ताकि एक ही बार में सीधा निपटाएंगे कि कौन सा बेस हम लोगों को लेना चाहिए।
तो हमने इसको एक बेस के साथ रिएक्शन कराया। बेस क्या करेगा, तो कह दो कि चलो बेस ने यहाँ से अल्फ़ा बीटा वगैरह लिखते चले जाओ, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लिया, कार्बन पर माइनस का चार्ज आया, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करो, कार्बन पर माइनस लिखो। लोन पेयर भी बनाने का मन है तो बना दो, अदरवाइज मन में छुपा करके भी रख सकते हो कि लोन पेयर है वहाँ पर, कोई कुछ तुमसे कह नहीं सकता कि गलत तुमने कर दिया। हम इस लोन पेयर को छुपा दे तब भी कुछ गलत नहीं है ना। अब ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, आएगा ऑक्सीजन के पास, दूसरे वाले एस्टर ग्रुप के पास रिएक्शन करेगा। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने पहले अपनी तरफ लिया, फिर वापस किया और ये ग्रुप यहाँ से निकल गया। तो इस ग्रुप को यहाँ से हटाओ, इस ग्रुप को यहाँ से हटाओ, तो ये क्या हो गया CH। ठीक है, यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं CH, CH2 CH2 CH2, फिर एक और CH2 है वो भी लिख दो, C डबल बॉन्ड O। ठीक, इलेक्ट्रॉन इसने एक बार लिया फिर वापस किया, तो C डबल बॉन्ड O तो रहेगा ही रहेगा। और ये वाला कार्बन जा करके इसमें, ठीक, इस कार्बन को इसमें जोड़ देना है, तो इसको यहाँ पर जोड़ दो और थोड़ा और अच्छा बढ़िया दिखाई पड़ता रहे। C डबल बॉन्ड O को थोड़ा इधर लिख दो। तो देखो एक 5 मेंबर्ड रिंग, कीटोन ग्रुप, और यहाँ पर ये एस्टर ये बचा हुआ है, इसको ऐसे लिख दो COOR। तो ये एस्टर ग्रुप, इसके ठीक बगल में ये अल्फा कार्बन, और इधर बढ़ जाए तो ये बीटा कार्बन, फिर से बीटा कार्बन पर कीटोन है, अगेन ना बीटा कीटो एस्टर। तो ये इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन कह सकते हैं, जिसमें दो मॉलिक्यूल्स नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं बल्कि एक ही मॉलिक्यूल के दो एस्टर फंक्शनल ग्रुप्स पार्टिसिपेट करके इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कर रहे हैं। तो ये काफ़ी कुछ एल्डोल के जैसा तुम्हें फील हुआ, नहीं फील हुआ तो देखो इसमें तुम्हारी फीलिंग की गलती है ना। ये एल्डोल के जैसा तुम्हें काफ़ी कुछ फील होना चाहिए, इसीलिए हमने पहले थोड़ा सा तुम्हें एल्डोल बताया। एल्डोल में भी यही सारी चीज़ें हो रही थी, वहाँ पर भी एनायन बनता था। आते हैं पीछे वाले स्क्रीन पर एक बार हम लोग, जहाँ हम लोगों ने एल्डोल दिखा था, ये रहा, नहीं ये भी नहीं है, ये रहा। यहाँ से अल्फ़ा हाइड्रोजन निकाला, कार्बन पर निगेटिव चार्ज आया, फिर ये यहाँ पर आकर के रिएक्शन किया, ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आया और ऑक्सीजन ने H+ एक्सेप्ट करके आगे बढ़ लिया। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन रिटर्न नहीं किया दोबारा, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन रिटर्न करके डबल बॉन्ड वापस नहीं बनाया, क्योंकि इनमें से कोई भी उस तरह से लिविंग ग्रुप नहीं है जो निकल करके बाहर जा सके। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, एल्डोल कंडेंसेशन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, लेकिन हाँ न्यूक्लियोफाइल उसी वे में बना रहे हैं जिस वे में क्लेजन कंडेंसेशन में बना रहे हैं, कि यहाँ से H+ निकाला, कार्बन पर माइनस आने दिया, फिर इस माइनस को एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराया, यहाँ तक कॉमन है, फिर इसके बाद चीज़ें बदल जाएंगी। एल्डोल कंडेंसेशन एक पूरा अलग डायरेक्शन में चला जाएगा, क्लेजन कंडेंसेशन एक दूसरे डायरेक्शन में चला जा रहा है, क्योंकि क्लेजन कंडेंसेशन में वहाँ लिविंग ग्रुप है। क्लेजन कंडेंसेशन में यहाँ पर जब इस एनायन ने यहाँ पर रिएक्शन किया तो ये लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन पर पहले तो माइनस आएगा, लेकिन फिर वो वापस इलेक्ट्रॉन रिटर्न कर देगा और यही वाला ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो दोनों में कुछ दूर तक सिमिलैरिटी है, फिर आगे चल करके अंतर हो जा रहा है। तो दोनों रिएक्शंस एक ही तरह से लगभग शुरू होते हैं, लेकिन अलग अलग जगह पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो है एक लिविंग ग्रुप की तरह से प्रेजेंट है, निकल करके बाहर चला जा रहा है, राइट। उसके बाद हम लोग इस बेस के ऊपर भी थोड़ी सी बातें करेंगे, तो पिछले स्क्रीन पर हमने जगह छोड़ा था इसीलिए, ताकि हम बात कर सकें। यहाँ पर बेस हम क्या लेंगे, तो देखो एस्टर में यहाँ पर जो भी ग्रुप दिखाई पड़ रहा है, जैसे यहाँ पर इथॉक्सी ग्रुप दिखाई पड़ रहा है, C2H5 ऑक्सीजन इथॉक्सी ग्रुप दिखाई पड़ रहा है, तो बेस की जगह हम C2H5O- इथॉक्साइड आयन का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ मिथॉक्सी ग्रुप होता तो मिथॉक्साइड आयन का प्रयोग करते, प्रोपॉक्सी ग्रुप होता तो प्रोपॉक्साइड आयन का प्रयोग करते। और डेफिनेटली ये इतना पार्ट अकेले तुमको नहीं मिल सकता, ये आयन अकेले कभी नहीं मिला करते। जैसे मेरे को हाइड्रोक्साइड चाहिए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा, वैसे ही इथॉक्साइड चाहिए तो मेरे को सोडियम इथॉक्साइड लेना पड़ेगा। सोडियम इथॉक्साइड लेंगे जिसका इथॉक्साइड एक्चुअल बेस है, और बेस का सिलेक्शन इस तरह से करेंगे कि ये वाला पार्ट बेस से मैच करे, अलग अलग नहीं होना चाहिए। क्यों अलग अलग नहीं होना चाहिए, इसको ज़रा समझते हैं। तो देखो हम लोग जानते हैं कि एस्टर का जो रिएक्शन है, ठीक, हम यहाँ पर R हमने लिख दिया,
बेस को करना क्या है, तो बेस जो है हमने चुन लिया, बेस चुन लिया RO-, हमने कहा ना यहाँ पर जो एल्किल ग्रुप रहेगा, जो ऑक्सीजन रहेगा, जो एल्कोक्सी ग्रुप रहेगा, उसी का एल्कोक्साइड बना लो और यही बेस हमें चुनना है। यही वाला बेस क्यों चुना, तो बेस का काम क्या है, ये बेस यहाँ से H+ बाहर निकालेगा, राइट। हम इसको एक्सपैंड कर दे तुम्हारे लिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये बेस आया, बेस ने अपना इलेक्ट्रॉन दे करके हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया और इलेक्ट्रॉन कार्बन को तुम ये बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन कार्बन पर रख दोगे, तो क्या हो जाएगा, कार्बन पर माइनस का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन, COOR, ठीक। अब ध्यान से फिर देखते रहो, अब तुम्हारा जो बेस है वो न्यूक्लियोफाइल भी तो है, जो बेस होता है वो न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएगा। तो तुम्हारा जो बेस है ऐसे लिख देते हैं OR-, ये न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेगा। अगर इसने यहाँ पर रिएक्शन किया तो ये गया इलेक्ट्रॉन उधर, फिर वापस आया और इसको निकलना पड़ेगा, तो इधर भी एक रिएक्शन हो सकता है, और हो सकता है क्या, होता रहता है। तो अगर हम इस OR को इस OR से मैच करा दे तो ये आया और ये गया, यही ना, तो आने जाने वाले दोनों ग्रुप एक जैसे हो जाएंगे। तो तुम 50 बार आया गया करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जितनी बार वो गया उतनी बार वही आया, जो ग्रुप जा रहा है वही ग्रुप आ रहा है, दोनों को मैच करा दिया है। तो अगर ये बेस का काम न करके न्यूक्लियोफाइल की तरह से काम करे, बेस का काम न करके न्यूक्लियोफाइल की तरह से काम करे, यहाँ पर रिएक्शन करे, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने लिया, फिर रिटर्न किया, फिर ये निकल गया, तो इसके निकलने से और इसके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो ग्रुप बाहर जा रहा है वही ग्रुप अंदर आ रहा है। मतलब इस रिएक्शन को हम सीधे सीधे इग्नोर कर सकते हैं। तो बस यही हम चाहते थे कि इस रिएक्शन के चक्कर में हम न फंस जाएं, इस रिएक्शन के चक्कर में हम न फंसे। इस रिएक्शन के चक्कर में फंस जाएंगे तो फिर क्लेजिन कंडेंसेशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी साथ में होता रहेगा, लेकिन इसके होने न होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, न हो तब भी यही मिलेगा और हो तब भी फिर से तुम्हें वापस यही मिलेगा। तो ये रिएक्शन जस्ट हम सीधा सीधा इग्नोर कर सकते हैं। इसीलिए हम बेस में यहाँ पर जो एल्कोक्सी ग्रुप है वही एल्कोक्साइड आयन चुनते हैं। अगर यहाँ मिथॉक्सी लगा है तो मिथॉक्साइड आयन, या इथॉक्सी लगा है तो इथॉक्साइड आयन, यहाँ प्रोपॉक्सी लगा है तो प्रोपॉक्साइड आयन, ताकि जो ग्रुप बाहर निकले वही ग्रुप अंदर भी है। तो इस रिएक्शन को सीधे इग्नोर करके हम इस रास्ते पर बढ़ जाएंगे कि बेस ने हाइड्रोजन निकाला, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया, अब ये न्यूक्लियोफाइल बन करके अगले मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और अगले मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके क्लेजिन कंडेंसेशन करके जो भी प्रोडक्ट देना है वो प्रोडक्ट देगा। तो अब तुम बता सकते हो ना यहाँ पर बेस की जगह क्या लेना चाहिए। यहाँ पर इथॉक्सी ग्रुप दिख रहा है तो हम बोलेंगे हमें इथॉक्साइड आयन चाहिए और इसको सपोर्ट करने के लिए सोडियम लगा दिया, तो सोडियम इथॉक्साइड जो है वो बेस का काम करेगा। सॉल्वेंट भी चुनते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं C2H5OH, ये भी ध्यान से चुनते हैं। C2H5O- है तो C2H5OH, ताकि अगर इसका H+ उसमें भी चला जाए, कभी कभी बेस है, बेस को हाइड्रोजन आयन चाहिए तो बेस यहाँ से भी हाइड्रोजन ले सकता है, तो अगर हाइड्रोजन आयन इसमें भी चला जाए तो ये वाला C2H5O- बन जाएगा। तो सॉल्वेंट भी ऐसा नहीं कि तुम कुछ अनटसेंट कुछ भी चुन लोगे, सॉल्वेंट भी बड़ा ध्यान से। अगर यहाँ पर इथॉक्सी ग्रुप है तो इथेनॉल को सॉल्वेंट लोगे और इथॉक्साइड आयन को बेस लोगे। तो इसी को देखते हुए, इसी को देख करके बेस भी चुनना है और फिर इस बेस को और इसको ध्यान में रखते हुए सॉल्वेंट भी चुनना है, क्योंकि हाइड्रोजन अगर इसमें से निकल कर इसके पास चला जाए तो इस ऑक्सीजन पर माइनस आएगा और फिर से वही मिल जाएगा तुम्हें। तो इसमें दो ऐसे रिएक्शंस हैं जिनको हम अवॉइड करना चाहते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं, और उन दोनों रिएक्शंस को अवॉइड करने के लिए हमने सॉल्वेंट चुना, बेस चुना। तो इस तरह से चुना कि ये वाला इस पोर्शन का ध्यान रखा। यहाँ इथॉक्सी है तो इथॉक्साइड आयन बेस और इथेनॉल सॉल्वेंट। ठीक है, ऐसे ही हम लोग अगला रिएक्शन देखें, इसमें भी वही है, इथॉक्सी ही है तो देख लेना। साइक्लिक वाला रिएक्शन कराया था, वहाँ पर एल्कोक्सी है, तो मान लो एल्किल की जगह तुम कोई ना कोई ग्रुप लगाओगे ना, चलो इस बार मिथाइल लगा देते हैं। सपोज यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है, तो बेस की जगह तुम सोडियम मेथॉक्साइड चुनोगे और सॉल्वेंट में मिथाइल अल्कोहल चुनोगे, और इस R की जगह डेफिनेटली अब तुम्हें मिथाइल लिखना पड़ेगा, इस R की जगह तुमको मिथाइल लिखना पड़ेगा,
इस R की जगह तुमको मिथाइल लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से क्लेजन कंडेंसेशन को बहुत संभाल करके डील करना ना, बड़ा ही डेलिकेट रिएक्शन था, बड़ा ही प्यारा रिएक्शन था। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो हम लोगों को सीखने को मिली। बेस कैसे चुनोगे, सॉल्वेंट कैसे चुनोगे, और ये चीज़ कई बार तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फेस करना पड़ेगा। तो हम सोचोगे कि यही वाला सॉल्वेंट क्यों, और बहुत सारे जगहों पर ये चीज़ आया था, लेकिन हमने हर जगह अवॉइड किया कि क्लेजन कंडेंसेशन में जब तुमसे मुलाकात होगी तब तुमको बेस और सॉल्वेंट के सिलेक्शन पर कुछ बातें कहेंगे। वो बातें हमने कही। अब जब भी तुम कहीं पर रिएक्शन देखना और इस तरह का बेस और सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन देखना, तो तुम्हें याद आएगा ये सब, तुम्हें याद आएंगी ये सारी बातें जो हमने तुम्हें यहाँ बताई हैं, राइट। ओके, एक और पॉइंट हम लोगों को बात करनी है कि क्लेजन कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, राइट। तो चलो एक बार फिर से रीराइट करते हैं चीज़ों को। ये हो गया, देखो तुम्हारा सबसे सिंपल सा एक छोटा सा प्यारा सा एस्टर। बेस तुम क्या लगाओगे, C2H5O है, तो बेस होगा C2H5O माइनस, माइनस को बैलेंस करने के लिए Na+ लगा दिया, सोडियम इथॉक्साइड। सॉल्वेंट क्या लोगे, C2H5OH। ये बेस गया, यहाँ से उसने हाइड्रोजन निकाल लिया, ये बन गया CH2 माइनस COO(C2H5। फिर ये क्या करेगा, एस्टर के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। और अब हम सीधे सीधे लिख रहे हैं कि इस ग्रुप को हटा देना और इसको लाकर इसी में जोड़ देना। तो ये तुम्हारा रिएक्शन जो है यहाँ पर पूरा हो गया, ठीक। और ये जो प्रोडक्ट बना, इसको जरा ध्यान से देखो। ये बीच में CH2 है, इधर भी C डबल बॉन्ड O, इधर भी C डबल बॉन्ड O। ये हाइड्रोजन बड़ा एसिडिक है, ठीक। इसको हम लोग अगले पेज पर थोड़ा सा डिस्कस करें। हाइड्रोजन पर ध्यान देना, CH3 CO CH2 CO O C2H5, यही प्रोडक्ट बना था पिछले पेज पर। ये हाइड्रोजन बहुत एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, क्योंकि तुम यहाँ से हाइड्रोजन आयन निकालोगे, इसको ऐसे लिखो, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक। कोई बेस आएगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हाइड्रोजन को देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन तुम कार्बन को दे दोगे। कार्बन पर माइनस का चार्ज आएगा, और कार्बन माइनस का चार्ज अगर वहाँ माइनस का चार्ज स्टेबल नहीं है तो कार्बन कभी तुम इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं। कार्बन इलेक्ट्रॉन तभी एक्सेप्ट करता है जब माइनस के चार्ज को कुछ स्टेबिलिटी मिले। तो जब यहाँ पर माइनस का चार्ज आएगा तो ध्यान से देखो, इधर C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस करेगा, इधर C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस करेगा, तो माइनस का चार्ज बड़ा स्टेबल होगा। तो कार्बन पर आया माइनस का चार्ज, और ये माइनस का चार्ज दोनों ही तरफ C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस कर सकता है। इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा, इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा, और इस रेजोनेंस से इसकी स्टेबिलिटी बड़ी हैवी रहती है। तो तुमने जो बेस लिया, उसने क्या किया, हाइड्रोजन यहाँ से निकाला। यहाँ से हाइड्रोजन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट था, क्यों, क्योंकि जब तुम हाइड्रोजन निकालोगे तो कार्बन पर माइनस आएगा, तो वो माइनस, चलो C डबल बॉन्ड O ने थोड़ा रेजोनेंस कर लिया, तो इसको थोड़ी स्टेबिलिटी मिल गई, और ये बन गया, और रिएक्शन आगे बढ़ गया। तो जो बेस यहाँ से हाइड्रोजन निकाल सकता है, वो बेस यहाँ से तो हाइड्रोजन डेफिनेटली निकाल सकता है। तो यहाँ से भी, ठीक, रिएक्शन यहीं पर ख़त्म नहीं हो गया, रिएक्शन यहाँ तक पहुँचने के बाद जो बेस है तुम्हारा, यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन निकाल लेगा। तो यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन आयन तुम निकाल दो, तो ये हो जाएगा CH3 CO CH माइनस का चार्ज एंड CO O C2H5, ठीक। तुमको लगा कि रिएक्शन यहीं पर ख़त्म हो गया, ठीक है, तुम वहाँ पर भी ख़त्म कर देते तो कोई बात नहीं थी। लेकिन जब हम लोग एक क्लास पूरा का पूरा एक क्लास ही क्लेजन कंडेंसेशन के नाम पर पढ़ रहे हैं, तो फिर बात को हल्के में क्यों लेना, थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तुम कह सकते हो छोटे मोटे केसेज में रिएक्शन यहाँ पूरा, लेकिन और गहराई से सोचोगे तो देखो यहाँ तक तुम पहुँचे हो, जो बेस मिलाया वो अभी भी उसी में आसपास घूम रहा होगा। वो बेस क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देगा, तो ये एनायन बनेगा। अब रिएक्शन यहीं पर रुका रहेगा। इस एनायन को बैलेंस करने के लिए चाहो तो तुम इसके बगल में सोडियम लिख दो। तो तुम कहोगे जो प्रोडक्ट तुम्हारा बना वो इस तरह से नहीं रहेगा, बल्कि सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा।
ये हम कह सकते हैं कि ये इस प्रोडक्ट का सोडियम सॉल्ट है। ये एसिड की तरह से बिहेव कर रहा है, बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, एसिड बेस मिल करके सॉल्ट बना देंगे। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, कार्बन पर माइनस आया और यहाँ पर Na कैसे आया, तो बाय रिएक्शन विथ C2H5ONa। C2H5ONa कहाँ से आया, तुमने शुरू में जो लिया है वही अभी तक काम कर रहा है। तुमने जो शुरू में लिया था वही अभी तक काम कर रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से ये सोडियम, यहाँ पर ये सोडियम न रहे बल्कि ये CH2 ही रहे, तो हमको यहाँ तक सब कुछ होने के बाद में इसमें थोड़ा सा डाइल्यूट HCl मिलाना पड़ेगा। डाइल्यूट HCl क्या करेगा, अपना H+ इसको दे देगा और अब जो है रिएक्शन जा कर के पूरा हो जाएगा। तो जो रिएक्शन तुम यहीं पर पूरा मान लिए थे वो रिएक्शन यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पर आकर के पूरी तरह से पूरा हो गया। तुम यहाँ पर भी पूरा कह दो तो इट्स ओके, चल जाएगा, कोई बहुत गहराई से नहीं सोचे तो चल जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रश्न उठाना ही चाहे तो ये सब प्रश्न तुमसे उठा सकता है कि ये हाइड्रोजन भी तो एसिडिक है, अगर ये बेस इसके साथ रिएक्शन कर ले तो क्या होगा ज़रा बताओ। फिर तुम अगर नहीं बता पाओगे तो तुमको फंसा दिया जाएगा, और बता लेगे तो फिर तुमको कोई नहीं फंसा सकता। तो तुमने जो बेस लिया उस बेस ने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आने के बाद न्यूक्लियोफाइल बना, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराया, ये प्रोडक्ट बना, और प्रोडक्ट बनने के बाद ये हाइड्रोजन जो है एक तरफ कीटोन ग्रुप दूसरी तरफ एस्टर ग्रुप दोनों मिल करके यहाँ पर अगर कोई नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ से जल्दी से हाइड्रोजन निकलेगा और यही बेस दोबारा आएगा, आकर के यहाँ से हाइड्रोजन लेकर के भागेगा, कार्बन पर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए बगल में अगर सोडियम लिख दे तो हम कह सकते हैं कि जो अपना प्रोडक्ट बना वो बनते ही सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा ही हमको वापस मिल जाए, तो हम इस सोडियम के बदले H+ लगाने की फिक्र करेंगे और उसके लिए हम बाद में उसमें डाइल्यूट HCl मिलाएंगे कि क्लोराइड और सोडियम मिलकर के NaCl आउट और H+ और ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज मिला करके CH2, और हमको अब ये प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसको हम कह सकते हैं बीटा कीटो एस्टर। तो ये बीटा कीटो एस्टर बना जरूर था लेकिन बनने के बाद सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। मेरे को अगर रियल बीटा कीटो एस्टर चाहिए तो सोडियम सॉल्ट को वापस बीटा कीटो एस्टर में बदलने के लिए हमको रिएक्शन में थोड़ा सा HCl बाद में मिलाना पड़ेगा। थोड़ा सा क्या HCl, पूरा HCl मिलाना पड़ेगा ताकि पूरा का पूरा जो बेस वगैरह सोल्यूशन में है सब न्यूट्रलाइज हो जाए, क्योंकि थोड़ा भी बेस बचा रहेगा तो बार बार सोडियम सॉल्ट बनाएगा। तो टोटल जितना बेस वगैरह है सबको न्यूट्रलाइज करने के लिए पेट भर के HCl खिलाएंगे। HCl खाने के बाद ये रिएक्शन मतलब ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा और जो प्रोडक्ट बीटा कीटो एस्टर था जो कि सोडियम सॉल्ट में बदल गया था वो वापस फिर से बीटा कीटो एस्टर बन जाएगा। एंड दैट्स ऑल। यहाँ पर क्लेजन कंडेंसेशन को अब कह सकते हैं कि हाँ तुमने क्लेजन कंडेंसेशन को अच्छे से सीख लिया, और जो यहाँ सीख रहा है वो हर जगह अप्लाई करना। 3 रिएक्शंस हमने देखे हैं, ये तो एक ही एग्जांपल की बात करी, उसको हर जगह अप्लाई करना कि हर जगह जो प्रोडक्ट बनेगा बीटा कीटो एस्टर उसका सोडियम सॉल्ट बनेगा और उसके सोडियम सॉल्ट को वापस बीटा कीटो एस्टर में कन्वर्ट करना है तो मेरे को बाद में HCl मिलाना पड़ेगा। ठीक, चलो अब हम तुमसे ये कहें कि अच्छा मान लो HCl न मिला है तो क्या होगा, तो रिएक्शन क्या यहीं पर रुका रहेगा, तो आंसर है हाँ, रिएक्शन यहीं पर रुका रहेगा। और एक और चीज़, बहुत ज़रूरी चीज़ जो हम कहना चाहते थे वो इधर उधर घूम गया। पहला स्टेप इसका रिवर्सिबल होता है, दूसरा स्टेप इसका रिवर्सिबल होता है, ये तीसरा स्टेप इरिवर्सिबल है। ये हाइड्रोजन इतना एसिडिक है कि एक बार निकल गया तो फिर वापस यहाँ पर नहीं आएगा कार्बन के पास। तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन निकल गया, कार्बन पर माइनस, उसके साथ सोडियम प्लस, यहाँ पहुँच गया तो वापस नहीं आ सकता। तो स्पेशली इस स्टेप की हमें ज़रूरत थी, क्योंकि अगर ये स्टेप नहीं होता तो रिएक्शन यहाँ तक आके वापस भी पीछे भाग सकता था। ध्यान देना, रिएक्शन यहाँ तक आकर के वापस भी पीछे भाग सकता था। तो रिएक्शन यहाँ तक आकर के वापस पीछे ना भाग जाए, इसलिए इसके लिए इसको इधर पहुँचाना ज़रूरी है। तो ये रिएक्शन ज़रूरी है, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन का निकलना ज़रूरी है। तो अब हम तुमसे पूछे कि बताओ यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, 2 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए या 3 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, कम से कम कितने अल्फा हाइड्रोजन रखे कि रिएक्शन हो जाए। तो अगर ये वाला चीज़ ना होता, इन सब से कोई मतलब ना होता हमको, तो हम कहते हैं 1 अल्फा हाइड्रोजन अगर यहाँ होता तो हाइड्रोजन को निकाला, कार्बन पर माइनस का चार्ज आया, इसने इसके साथ रिएक्शन किया, ये बन गया, बात खत्म। लेकिन 1 अल्फा हाइड्रोजन इधर भी खर्च हो रहा है, वही वाला हाइड्रोजन है ये CH2 यही वाला है। 3 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन हो गया। अब 2 हाइड्रोजन में से भी 1 हाइड्रोजन निकालोगे तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन बचेगा। मतलब होना ये चाहिए कि
कम से कम यहाँ पर कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जो भी एस्टर तुम लेकर के चलोगे इसके पास कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर उसके पास केवल एक ही अल्फा हाइड्रोजन है तो फिर रिएक्शन यहाँ तक आएगा और फिर वापस भाग जाएगा, यहाँ तक आएगा फिर वापस भाग जाएगा। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा हो सकता है तुमको थोड़ा बहुत मिल जाए, 10-5%। तुम चाहते हो कि तुम्हें प्रोडक्ट अच्छे से मिले, तो इस प्रोडक्ट को इधर खींच करके लाना पड़ेगा ताकि वापस न भाग पाए। और इधर खींच करके लाने के लिए इसमें से एक H और निकालना पड़ेगा। तो यहाँ CH3 जो है कम से कम यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। मतलब ये CH2 होता तब भी चल जाता, लेकिन CH हो जाए तो नहीं चलेगा। तो जो अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर रहे हैं ये मत सोचना कि एक अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तो काम चल जाएगा। क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन या क्लेजन कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो भी एस्टर रहेंगे उनके पास अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, और अल्फा हाइड्रोजन कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, नहीं तो रिएक्शन यहाँ तक आएगा और आ करके वापस भाग जाएगा। तो बहुत सारी गहरी गहरी बातें हम लोगों ने इस क्लास में कर ली। ठीक है, बस आज की क्लास में हमारी तरफ से इतना है। ठीक, हम कुछ और भी कहना चाहते थे, लेकिन अब क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन अपने आप में इतना बढ़िया टॉपिक है कि इसके साथ और चीज़ों को मिला करके हम जो है ना इसका टेस्ट ख़राब नहीं करना चाहते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग दूसरी क्लास में, तो बातें और भी होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।